शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर में क्या सीखा था, रिफ्लेक्शन सीखा था, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं था, है ना। सिलेबस में हमारे क्या है, तो अब रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना था, हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ना है। और रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हम लोगों को प्रिज्म पढ़ना है, प्रिज्म के लिए रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूले और एक ग्राफ छोटा सा। लेकिन उसको ना पढ़ते हुए, उसको स्किप करते हुए हम लोग बी पार्ट पढ़ने वाले। कौन सा पार्ट? बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, तो हम लोग ऑप्टिक्स का ही पार्ट है। तो आज उसी बी पार्ट का पहला वाला पार्ट जो है, बी पार्ट के पहली वाली जो हेडिंग है, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे और बड़े ही आसानी के साथ डिराइव करेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा, आपको क्या करना है, पूरा देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं। और उससे पहले, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन होगा, रिफ्रैक्शन को हम लोग अप्लाई करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे रिफ्रैक्शन से कुछ छोटे छोटे रिलेटेड लॉज जो उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। देखें रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो किसी लाइट रे का अपने वे से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट की जो फिनोमिना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे हम कहें ये एक लाइट रे हमारे पास ये है और ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। किस मीडियम से? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर ये जा रही है तो क्या होगा, ये जो लाइट रे आ रही है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, उसको हमने नाम दिया इंसिडेंट रे। और जो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें लाइट रे प्राप्त हो रही है उसको हमने नाम दिया रिफ्रैक्टेड रे, उसको हमने क्या नाम दिया, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे गिरती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना हुआ जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो बना हुआ एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के दो लॉ होते हैं। देखो फर्स्ट लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग एटलीस्ट जो बी पार्ट है आपका उसमें हर जगह इसको अप्लाई करने वाले हैं। जो भी प्रूवमेंट होगा उसमें इसका जो रोल होगा वो जरूर होगा, ठीक है ना। जहां कहीं भी रिफ्रैक्शन हो रहा होगा वहां पे स्नेल्स लॉ का रोल जरूर और जरूर होगा। जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शंस के लॉ पढ़े थे, तो जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन हो रहा था वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का रोल जरूर और जरूर था। वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, जहां कहीं भी रिफ्रैक्शन हो रहा होगा वहां पे स्नेल्स लॉ जरूर और जरूर अप्लाई हो रहा होगा। तो देखें स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ में यही बताया गया था, स्नेल्स लॉ में यही बताया गया था कि जो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन हम लोग लें और एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लें और उसको हम लोग डिवाइड कर दें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन से। इसका जो रेशियो आता है वो हम लोग क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। क्या मिलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां कहीं भी लिखा हो तो एक बात ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी अकेला नहीं आता है। जैसे घर में हुआ पैदा छोटा चुन्नू मुन्नू, कभी अकेले रहने से नहीं आता है, किसी के साथ में रहोगे तभी आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये कभी अकेले नहीं आता है, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक, देखें अगर इसको हम कहें फर्स्ट मीडियम, इसको अगर हम कहें सेकंड मीडियम, इसको अगर हम कहें फर्स्ट मीडियम, इसको अगर हम कहें सेकंड मीडियम, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोल रहे हैं म्यू1 और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोल रहे हैं म्यू2। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा निकल के आता है साइन आई अपॉन साइन आर करने पे, जो स्नेल नाम के बाबा बता गए हैं, स्नेल बाबा बता गए हैं, वो क्या बता गया भाई कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो 1μ2 होता है। वो क्या होता है, तो 1μ2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। कौन बता गया, तो स्नेल बाबा बता गए। क्या बता गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। कौन बताएगा, स्नेल बाबा। अब ये जो 1μ2 लिखा होता है इसकी जगह पे हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं, 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या लिख सकते हैं, μ2 अपॉन
म्यू1 क्या लिख सकते हैं, म्यू2 अपॉन म्यू1। ये कौन बता गया है, तो ये आपको 10th में टीचरों ने बताया होगा, बाबा नहीं आया तो कोई बता नहीं। तो देखो 1 म्यू2 की जगह क्या लिख दें हम, म्यू2 अपॉन म्यू1 लिख दें, म्यू2 अपॉन म्यू1 लिख दें, और ये इक्वल में है साइन आई अपॉन साइन आर। तो अब देखो मल्टीप्लाई कराते हैं, कौन वाला, कैंची वाला सर। तो म्यूटी का मल्टीप्लाई कराते हैं साइन आई से, तो क्या आएगा, म्यू2 साइन आर इज इक्वल टू म्यू1 का मल्टीप्लाई साइन आई से, तो क्या आएगा, म्यू1 साइन आई। तो ये है आपका स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। किसने बताया, स्नेल बाबा ने बताया। क्या बताया कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमने बताया, क्या बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक अकेले का नहीं होता है। जैसे शादी किसी एक अकेले की नहीं होती, वैसे ठीक इसी प्रकार से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी किसी एक अकेले का नहीं होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 म्यू2, इसको पढ़ते कैसे, कुछ लोग बच्चों को ये नहीं पता तो पढ़ते कैसे, देखो कैसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, म्यू2 बाई म्यू1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 10th में हम लोगों ने सीखा था। ठीक, म्यू2 अपॉन म्यू1 लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू2 को मल्टीप्लाई साइन आर से, म्यू1 का साइन आई से, म्यू2 साइन आर इक्वल टू म्यू1 साइन आई हमारे पास आ गया। तो ये है स्नेल्स लॉ। अब देखें इसको हमने कैसे अप्लाई किया, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल, उसी मीडियम के एंगल का साइन ले रहे हैं। देखें, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम के एंगल का क्या ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम के एंगल का साइन ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। कहीं कहीं पे मैं आपको ये भी लगा के दिखाऊंगा, ये भी लगा के दिखाऊंगा। तो दोनों चीजें एकदम दिमाग में बैठा लेना। कहाँ बैठाओगे सर, दिमाग में बैठा लेना। तो इसको रफ करते हैं और शुरू करते हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है। जो तुम्हारे सिलेबस में है उसको शुरू करते हैं। जब इतने ज्ञानबाजी हो ही रही है तो एक ज्ञानबाजी और देखते हैं। जैसे हमने कहा, ये जो है ऐसी सरफेस जो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को अलग अलग करती है। जैसे हम कहें ये हमारे पास इंसिडेंट रे आई है, तो ये रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल की टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या अवे नॉर्मल जाएगी। तो देखें, जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल हल्की सी बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। जस्ट इसका उल्टा, इसका जस्ट उल्टा देखें, उल्टा देखें। अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से, कौन से मीडियम से, डेंसर मिडियम से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो ये नॉर्मल से अवे हट जाती है, दूर भाग जाती है ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे तुम रजाई से निकलते हो और बाहर कोई ठंडे हाथ छुआए तो क्या भागते हो, बाहर भागते हो। तो ठीक उसी प्रकार से लाइट रे क्या हो जाती है, बाहर भाग जाती है। मतलब डेंसर मीडियम से, रजाई में मीडियम कैसा, डेंसर, बाहर रेयर। और जब रेयर से डेंसर में जाओगे तो क्या होगा, नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल हल्की सी लाइट रे बेंड हो जाती है। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो शुरू करें टॉपिक। जो हम लोगों का टॉपिक था, क्या पढ़ने वाले थे हम लोग, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकालने वाले थे। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन में जो मेथड बताया था वही सेम मेथड लगा के यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बनाते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं। सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम देखें। ये हमारी कैसी सरफेस है सर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। कैसे सरफेस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। अब ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। देखें, हमने कहा ये जस्ट हमारा क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये हमारा क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रे इस प्रकार से गई जो कि
सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जाएगी, और दूसरी लाइट रे कुछ इस प्रकार से गई। अब जब ये लाइट रे, फर्स्ट लाइट रे तो ये ऐसे गई, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लाइट रे जो ऐसे गई है, अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, ये लाइट रे अब किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी हमें नहीं पता। किसे नहीं पता? हमें नहीं पता। लेकिन जब हमने बताया कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। सर इसमें नॉर्मल तो दिख नहीं रहा, हमने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाओ एक टेंजेंट ड्रॉ करो। सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी भी सरफेस के लिए। अगर तुम्हें नॉर्मल खींचना है तो सबसे पहले तुम्हें टेंजेंट बनाना पड़ेगा। अब जब तुमने टेंजेंट यहाँ पे बना लिया है तो अब इस पे बड़े आराम के साथ तुम क्या लगा सकते हो, नॉर्मल डाल सकते हो, और ये जो भी नॉर्मल होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ठीक है, किसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये बात ध्यान रखना, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो तुम्हारे पास, अगर उसकी किसी भी सर्कमफेरेंस पे, कहीं भी सर्कमफेरेंस पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करके अगर उसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो वो सेंटर से पास करता है। तो सेम काम यहां पे भी हो रहा है। अब अच्छा आगे देखते हैं। तो ये जो लाइट रे गई, फर्स्ट लाइट रे तो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेकंड लाइट रे कुछ इस प्रकार से गई। अब ये जो लाइट रे ऐसे गई है तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, इसमें टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। बाहर मीडियम कैसा, रेयर मीडियम, अंदर मीडियम कैसा, डेंसर मीडियम। बाहर क्या चल रही, हवा चल रही है, अंदर क्या है, रजाई है, तो रजाई में क्या जाओगे, रजाई में जाके सिकुड़ने जाओगे भाई। तो ये जो लाइट रे होती क्या हो जाती, सिकुड़ जाती, कहने का मतलब नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल हल्की सी बेंड हो जाती है, ऐसे हल्की सी बेंड हो जाती है। एक लाइट रे कुछ ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, एक लाइट रे कुछ इस डायरेक्शन में, दूसरी लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है। अब मिला लो इनको भाई, पीछे जाके तो कहीं मिलेंगे नहीं। तो क्या करें हम लोग, तो करेंगे कुछ नहीं, इसको पीछे ले आके मिला लेते हैं। इसको पीछे जबरदस्ती ले आके मिला लेते हैं। तो एक लाइट रे हमने यहां ले आए, दूसरी लाइट रे ये जो इस डायरेक्शन में जा रही थी उसको भी खींच के पीछे ले आए, और ये दोनों लाइट रे आपस में एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट आई पे इंटरसेक्ट करती हैं। इस प्रकार से इनकी जो इमेज बन जाती है, किन्हीं की, ऑब्जेक्ट साहब की क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन गई, आई पे। ऑब्जेक्ट कहां रखा था, ओ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब नाम दे सकते हैं इसको हम लोग, ए नाम दे सकते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल लेते हैं, इसको हम लोग बी नाम दे देते हैं। ठीक, उसके बाद इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा बोल देते हैं। ठीक, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं पी बोल देते हैं। ठीक, अब देखो पी से लेकर के ओ तक की डिस्टेंस जो होगी, पी से लेकर के ओ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, तो यू से प्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग किससे लिखेंगे, यू से लिखेंगे। किससे, यू से लिखेंगे। और इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है उसको किससे, तो उसको हम लोग लिखेंगे वी से। उसको किससे, वी से। और पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम लोग आर से, आर को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। तो हमने ये u लिख लिया है, v लिख लिया है, r लिख लिया है। u v r हमें पता चल गया, अल्फा बीटा गामा हमारे सामने है। जो तुम्हें पहले बताया गया था रिफ्लेक्शन में, याद करो लाल, याद करो पिछले जन्म को, नगीना देख के आओ, जाओ याद करो। देखो क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले क्या करना है, इन अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालना है। क्या करना है, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालना है। फर्स्ट स्टेप जो तुम्हें करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा के बीच में तुम्हें रिलेशन क्या निकालना है भाई, रिलेशन निकालना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, अल्फा बीटा गामा के लिए रिश्ता निकालना है, तुम्हें रिलेशन निकालना है। अब देखो रिलेशन निकालने के लिए ध्यान देना है यहाँ पे भाई साहब, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। ये तुम्हें क्या दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट के लिए लाइट रे गई है, ये इमेज के लिए लाइट रे गई है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के लिए लाइट रे गई है, ये इमेज के लिए लाइट रे गई है। तो ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल। पूरा जो एंगल बनना उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ
इंसिडेंस बोलेंगे। पूरा जो एंगल बनना है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अब देखना, जो ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गई है थोड़ी सी, है ना, ये रिफ्रैक्ट हो गई है थोड़ी सी, ये वाला जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्यों, देखो इधर ये सरफेस, इधर हम बोल रहे हैं रेयर मीडियम, इधर हम बोल रहे हैं डेंसर मीडियम। ये रेयर मीडियम, नीचे कौन सा है, डेंसर मीडियम। तो देखना इधर कौन सा रेयर मीडियम, इधर कौन सा डेंसर मीडियम। अब देखना जरा ध्यान से, ये सारी चीजें भूल जाना, केवल तुम्हें ये OA लाइट रे दिखनी चाहिए और इधर पे एक नॉर्मल दिखना चाहिए AC। ठीक, क्या दिखना चाहिए, केवल OA दिखना चाहिए और इधर नॉर्मल दिखना चाहिए तुम्हें, ये AC वाली जो लाइन दिख रही है। तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये पूरा एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब उसके बाद ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल आर से। अब सेम काम देखें, ये जो है स्मॉल आर, ये एंगल अगर स्मॉल आर है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, स्मॉल आर होगा। मैंने इधर लिख दिया है, ये ऐसे एरो बना के ऊपर लिख दिया है स्मॉल आर होगा। ये अगर एंगल स्मॉल आर है तो ये भी एंगल स्मॉल आर होगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो फिगर समझ में आया, फिगर समझ में आया। फिगर देख लो भाई एक बार फिर से, देखो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही गई है, सेकंड लाइट रे कुछ इस प्रकार से गई। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ किया। फिगर रटना नहीं भाई, समझना है। देखो समझ लोगे तो हमेशा याद रहेगा, रटोगे तो भूल जाओगे। देखें तो फर्स्ट लाइट रे कुछ ऐसे गई, कैसे गई, ऐसे। फर्स्ट लाइट रे पॉइंट ए से पास करती है, पॉइंट ए पे इंसिडेंस होती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये हल्का सा नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल ये क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अब जब ये बेंड हो जाती है, सेकंड लाइट रे क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्रैक्ट होने के बाद सीधी निकल जाती है। जब ये दोनों लाइट रे क्या हो जाती है, एक लाइट रे ऐसे चली जा रही, दूसरी लाइट रे ऐसे चली जा रही। इधर तो मिलने वाली नहीं है, डाइवर्जिंग लाइट रेज है, इधर तो मिलने वाली नहीं है, राइट साइड तो मिलने वाली नहीं है। तो फिर हमने कहा चलो फिर जबरदस्ती मिलाते हैं, शादी मिलने का समय ही चल रहा है। तो पीछे लाइट रे को खींच के ले आया डॉटेड, इसको भी खींच के ले आया पीछे। दोनों लाइट रेज कहाँ इंटरसेक्ट कर रही, पॉइंट आई पे। तो यहाँ पे इनकी क्या बन गई, इमेज बन गई। अल्फा बीटा गामा हमने एंगल्स को नाम दे दिया। फिर हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला पॉइंट P पे और उसको नाम दे दिया हमने पॉइंट P। अब हमने क्या बताया, आपको क्या करना है, पहले तो आपको रिलेशन निकालना, अल्फा बीटा गामा में आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। और दूसरा काम क्या करना है, आपको इन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उठा के उसी रिलेशन में रख देंगे, बस वही हमारा प्रूवमेंट हो जाएगा। बड़े आसान है, बेहद ही आसान प्रूवमेंट है। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं इसको सिंगल मीडियम से करने वाले हैं। जैसे हम इसको बोल देते हैं N1 और इसको हम बोल देते हैं N2। ठीक है, हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे, मैं जो यूज करूंगा वो N यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, N यूज करूंगा। हो सकता है आपके बुक में डबल मीडियम से दे रखे हो, दोनों मीडियम एक साथ लेके बताए गए हो, कोई समस्या नहीं है, ये भी तरीका सही है और जो आपकी बुक में दिया है वो भी तरीका सही है। ये थोड़ा सा सरल है, इसको आपको क्या कर लेना है, सीख लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल मीडियम लेके करेंगे, N1 N2 नहीं, केवल एक ही लेके करेंगे, सिंगल N। और जब बाद में फॉर्मूला लाना होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें दोनों मीडियम के लिए लाना होगा, हो सकता है सिंगल मीडियम में भी पूछ दिया जाता है कभी कभी पेपर में। तो करना क्या है, इस N की जगह सिंपली हम लोग N2/N1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये N जो होता है ये छुपा रुस्तम होता है, इसकी जगह 1N2 भी बड़े आराम से लिखा जा सकता है। तो ये था फिगर। ठीक है, करना क्या, तो अल्फा बीटा गामा के रिलेशन निकालना है, फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, उसमें रख देना, सिंपल सा काम है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं भाई क्या देखते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। शुरू करते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो रिश्ता क्या कहलाता है, मैं सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लें, तो ट्रायंगल OAC ले। कौन सा ट्रायंगल, OAC, ओवैसी नहीं, कौन सा ट्रायंगल, OAC ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल OAC ट्रायंगल में देखो OAC जो ट्रायंगल दिख रहा है, अब इस पे ध्यान से देखना। OAC ट्रायंगल जो दिख रहा है इसमें ध्यान से देखना, O पे जो एंगल बनना है वो बनना अल्फा, C पे जो एंगल बनना है वो बनना गामा, और यहाँ पे OAC का जो एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल क्या है, यहाँ पे देखो एक्सटर्नल एंगल क्या है, I है। क्या है एक्सटर्नल एंगल, I है। एक्सटर्नल एंगल क्या है, I है। तो पढ़े होगे लल्ला तुम 6 में, क्लास 6 में तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा,
कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल जो होता है अपने अपोजिट इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो बस कुछ भी जो बचपन में पढ़ा था यहाँ यूज करेंगे। बचपन का यादें, बचपन की यादें ताजा करो और आई इक्वल टू लिख दो बेटा एकदम प्यार मोहब्बत से, अल्फा प्लस गामा, एकदम प्यार मोहब्बत से लिखो आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। सेम वही काम कर देना है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल IAC के लिए। अब इन ट्रायंगल IAC के लिए करोगे तो क्या करोगे, IAC के लिए करोगे तो क्या करोगे, अब देखो IAC के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, अब देखना ध्यान से। अब ये IAC के लिए क्या हो रहा है, IAC, बाकी सारी चीजें भूल जाना, अगल बगल की सारी चीजें भूल जाना, केवल यही बोर्ड पे ध्यान देना। तो बिल्कुल नजर एकदम स्क्रीन पे। अब देखो ट्रायंगल कौन सा देखना है तुम्हें, IAC। कौन सा ट्रायंगल, IAC देखना। अब ट्रायंगल जब तुम IAC देख रहे होगे तो तुम्हें एक चीज बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, बड़ी क्लियर दिखाई दे रही होगी कि ट्रायंगल IAC का जो एक्सटर्नल एंगल है वो है R। देखो IAC का एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, R है। ये देखो ट्रायंगल IAC का ये जो ट्रायंगल है इसका एक्सटर्नल एंगल क्या है, यहाँ पे R है, तुमने लिख दिया R है। इंटरनल एंगल कौन से हमारे पास, ये बीटा और गामा है। कौन कौन से, बीटा और गामा। कुछ नहीं करते, फिर से वही काम करना है। क्या करना है, तो बस वही लिख देना हम लोगों को। एक ही तो चीज सीखी हम लोगों ने, R इक्वल टू बीटा प्लस गामा। इतने दिन हो गए, केवल दो ही चीजें तो सीखी हैं, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकाल दो और अल्फा बीटा गामा वैल्यू उठा के रख दो। इसी तो सारे प्रूवमेंट हो रहे हैं हमारे, तो आगे पढ़ने की जरूरत क्या है। देखते, तो आई की वैल्यू हमने निकाल ली, आर की वैल्यू हमने निकाल ली। अच्छा, हमने बताया था कि स्नेल्स लॉ का यूज आएगा, तो स्नेल्स लॉ इतना सारा बता भी डाला हमने। अगर यूज ना करें तो फिर दिक्कत है, तो यूज करते हैं। तो स्नेल्स लॉ में क्या बताया गया था आपको, स्नेल्स लॉ में आपको क्या बताया गया था कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n होता है ना, n, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर लिख सकते हैं। ठीक, अब तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा, अगर तुमने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा रिफ्लेक्शन वाला, ठीक, तो इतना तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये जो एंगल होने वाले, जितने भी एंगल होने वाले हैं, वो चाहे साइन के लिए है, टैन के लिए है, सारे के सारे कैसे होने वाले, छोटे होने वाले। अगर हम यहाँ पे लिख दें, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि साइन अल्फा इक्वल टू टैन अल्फा, अगर हम यहाँ पे लिख दें साइन अल्फा की वैल्यू लगभग अल्फा के बराबर में और टैन अल्फा की वैल्यू लगभग अल्फा के बराबर में, ठीक है ना। जब एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट इट एज साइन अल्फा इक्वल टू अल्फा एंड टैन अल्फा इक्वल टू अल्फा। देखते हैं आगे। अब यहाँ पे हमने n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर लिख दिया है। फिर से वही लिखते हैं जो बचपन से लिखते आ रहे हैं, इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल कैसे हो बेटा, बहुत छोटे हो। तो जब बहुत छोटे होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आई अपॉन आर। ठीक, अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, बचपन से यही करते आ रहे हैं। देखें एन इक्वल टू, अब आई की जगह वैल्यू उठा के रखते हैं, आई की जगह क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस गामा है। आर की जगह क्या है हमारे पास, बीटा प्लस गामा है। आई की जगह अल्फा प्लस गामा, आर की जगह बीटा प्लस गामा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा एन बीटा प्लस एन गामा, अरे गामा ई अल्फा और एक और ये गामा। बगल में सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये गामा वाले एक तरफ ले आते हैं, एन बीटा को उधर भेज देते हैं, गामा वाले एक तरफ ले आते हैं, इस गामा को उधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, एन गामा हमारे पास पहले से था, इस गामा को उठा के जब इधर ले आए हैं तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और एन बीटा को जब उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस एन बीटवा, एन गामा माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस एन बीटा, बीटा। देखें इसको इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट, क्या दे दिया हमने इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अच्छा जी, सेकंड स्टेप हमने क्या बताया कि फर्स्ट तो आपको ये करना था, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालना था। तो ये जो हमारा रिलेशन है, फाइनली हमारा रिलेशन आ चुका है, रिश्ता हम लोगों ने देख लिया कि अल्फा बीटा गामा में क्या रिश्ता है ना।
कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, देख लिया हमने, अच्छी बात है। अब आगे क्या करना है, आगे वही जो पिछले में लेक्चर में किया था आपको करके दिखाया था हमने कहा था अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालते हैं, बस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में रख देंगे, काम हमारा बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। करते हैं तो देखें, हम लोग tan अल्फा के लिए लिखते हैं सबसे पहले, किसके लिए, tan अल्फा के लिए लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। tan अल्फा के लिए जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए बी है, ए बी है, क्या है परपेंडिकुलर, क्या है तो ए बी है, बेस क्या है तो ओ बी है, क्या है ओ बी है। tan बीटा के लिए इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, अगर ऐसे ही हम tan बीटा के लिए लिखना चाहें, tan बिटवा के लिए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, tan बिटवा के लिए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है तो परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी। बेस क्या है तो बेस है हमारे पास आई बी, आई बी, आई बी, आई तो कर क्या बेटे, tan गामा, गामा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हो, तो गामा की जगह बड़े आराम से लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, tan गामा के लिए क्या है परपेंडिकुलर, तो ये है ए बी अपॉन, ये क्या लिखा है पढ़ ले, बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan अल्फा के लिए हमारे पास आया ए बी अपॉन ओ बी, बीटा के लिए ए बी अपॉन आई बी, गामा के लिए ए बी अपॉन बी सी। देखें अब इसमें हम लोग क्या करें, देखें हमने जब बताया कि सारे एंगल्स भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है ना, और ये जो हमारी स्फेरिकल सरफेस होती है इसका अपर्चर भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और जब अपर्चर ये छोटा होता है तो ये पी पॉइंट जो होता है एटलीस्ट ये बी पे ही दिखाई देता है, जो पी होता है बी पे ही दिखाई देता है ना, बहुत छोटे हैं ये लोग, ठीक है छोटे हैं, तो ये जो पी जो होता है एटलीस्ट बी पे ही दिखाई देता है ना, पी बी पे या बी पी पे, पी बी पे या बी पी पे, मतलब दोनों एक ही जगह पे दिखाई देते हैं, या ऐसा समझ सकते हैं कि बी पॉइंट जो होता है लगभग पी पे ही होता है। तो अब देखें हम लोग ये ओ बी जो लिखा है इसकी जगह हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं ए बी अपॉन ओ पी, ठीक है। इसी प्रकार से tan बीटा हमारे पास लिख रखा है क्या, ए बी अपॉन आई बी की जगह बड़े आराम से हम लोग लिख सकते हैं आई पी। इसी प्रकार से हम लोग tan गामा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी लिखा है ना, तो बी सी नहीं अच्छी लग रही है हमें, हम पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे पी सी, पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा ये आ गया हमारे पास ए बी, ओ पी, ओ पी, ओ पी की जगह क्या रखेंगे, ओ पी की जगह क्या रखेंगे सर, यू तो है, यू रखो ना, पूछ कह रहा अब यू लिखा हुआ है, प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे, पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले। देखें इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था, क्योंकि उसमें सारा बेसिक आपका क्लियर किया गया था, सारी चीजें बेसिक से बताई गई, उस पर आपको बताया गया था कि जितने भी डायमेंशन, जितने भी मेजरमेंट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर किए जा रहे हैं उनको कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव लेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएंगे तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव लेंगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हमने कहा जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती है, जितनी भी डिस्टेंस हम लोग नापते, देखते, सुनते, सूंघते, उस सारी की सारी कहाँ से होती है, पोल से होती है। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लोग लेंगे तो पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस अगर हम लोग लेंगे तो पोल से लेकर के इमेज तक की डिस्टेंस। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में। आ कैसे रहो, उल्टा आ रहे हो ना, तो जब उल्टा आ रहे हो तो फिर गड़बड़ है, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो यू किस में आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग tan बीटा अगर लिखना चाहें तो ए बी अपॉन आई पी है, ए बी, तो ए बी को ए बी रहने दो, ए बी को ए बी रहने दो, आई पी है, आई पी है, आई पी जो हमने बताया कि जो भी जारी की जारी जितनी भी डिस्टेंस होती है पोल से लेकर के इमेज तक मेजर की जाती है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में है, राइट साइड की, इस तरफ देखो, इस तरफ राइट साइड में। आ किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैसा लेंगे, वी कैसा लेंगे सर, नेगेटिव लेंगे। बहुत अच्छे। इसी प्रकार से अगर हम tan गामा के लिए लिखना चाहें, ये है हमारे पास ए बी, पी सी, पी सी की जगह क्या लिखोगे सर, पी सी की जगह तो हमें पता है आर लिखेंगे, ठीक, तो पता हमें ना, फिगर से दिख रहा पी सी, तो पी सी जगह आर लिखेंगे। अब आर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कितने लोग कह रहे हैं कि आर पॉजिटिव आएगा, कितने लोग कह रहे हैं कि आर नेगेटिव आएगा, कमेंट करो और बताओ जरा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा।
इन्वॉल्व हो क्लास में, इंटरेस्ट होना चाहिए तुम्हें। अगर देखो मैं बताने को तो बता दूंगा कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, लेकिन जब तुम कमेंट करोगे फिर उसके बाद देखोगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, सही बताया हमने गलत बताया, तो वो चीज़ें तुम्हें लंबे समय तक याद रहेंगी, है ना। साइकिल से जब कभी गिरते हो और गिर के चलाना सीखा होगा तो अच्छा आनंद आता है। मैं ऐसे ही सीख गए तो फिर वो मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आता है भाई साहब। तो देखें ए बी अपॉन पी सी लिख रहे हैं तो पी सी लिख रहे हैं तो आर पॉजिटिव की नेगेटिव कर दिया कमेंट, पढ़ेंगे अच्छी बात है। तो पी सी आर पॉजिटिव के नेगेटिव, देखो पी सी पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग बोलेंगे आर। लेकिन हम लोग देखें कैसे, देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर है, राइट साइड है, और डिस्टेंस भी हम लोग किधर से, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की मेजर कर रहे हैं, वो भी राइट साइड में। दोनों की दोनों चीजें किस साइड में, राइट साइड में। तो जब दोनों चीजें राइट साइड में हैं तो आर भी कैसे लेंगे भाई साहब, पॉजिटिव लेंगे, मतलब जिधर तुम उधर हम, ठीक है। अब देखें हमने क्या बताया, जब एंगल बहुत ज्यादा छोटे हों, छुटका हो, तो tan अल्फा बराबर अल्फा के, तो tan अल्फा को इक्वल टू हम लोग अल्फा भी यहाँ लिख देंगे, tan बीटा की जगह हम लोग बीटा भी लिख देंगे, और गामा की जगह हम लोग गामा भी लिख देंगे। अब क्या करना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये भी देख लिया, अल्फा बीटा गामा की औकात देख ली, औकात को उठा के कहाँ रखते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता में है फिट करते हैं और प्रूवमेंट को ख़त्म करते हैं बड़े आराम से। गामा देखो, गामा क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन आर है तो एन, गामा की जगह क्या रख दें, ए बी अपॉन आर रख दें, माइनस गामा, गामा की जगह क्या रख दें, ए बी अपॉन आर रख दें, या ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से गामा कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गामा कॉमन कर लेते हैं। जब गामा कॉमन करोगे तो n माइनस 1 बचेगा और ये बचेगा अल्फा माइनस एन बीटा। अब देखो गामा की जगह क्या रखना है, गामा की जगह ए बी अपॉन आर रखना है। सर ये तो क्लास 6th में करते थे, तो बस बेटा वही करना है क्लास 12th में। अल्फा की जगह क्या है, तो ए बी अपॉन माइनस यू है, ए बी अपॉन माइनस यू है। बीटा की जगह क्या है, तो माइनस एन, और बीटा 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 का बीटा की जगह है ए बी अपॉन माइनस वी, क्या है, ए बी अपॉन माइनस वी। तो ये माइनस और ये माइनस छटका देना, मतलब ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये है हमारे पास ए बी अपॉन आर, ए बी यहाँ से कॉमन करना, ये ए बी और ये बी कॉमन करना, और बड़े आराम के साथ इनको लहरा देना। क्या कर देना, लहरा देना, मतलब कैंसिल कर देना भाई। तो जब ये भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, n माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस यू प्लस n अपॉन वी। अब ये माइनस में आगे लिखा हुआ है, कम अच्छा लगता है, तो इसको हम पीछे कर देते हैं और इसको हम लोग बड़े आराम से लिख देते हैं n माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू n अपॉन वी को लाते हैं आगे, तो बनेगा हमारे पास n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो ये आ गया फाइनली हमारा फॉर्मूला। अब देखें क्या है हमारे पास, n माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, ये हो गया सिंगल मीडियम के लिए। अब हालांकि हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज बड़े आराम से कर सकते हैं, बस इसमें ध्यान क्या देना होता है, जो हम लोग n यूज करते हैं वो इस प्रकार से यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट रे जा रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो n को हम लोग को ये ध्यान देना पड़ता है कि जो n हमने लिया है, तो n क्या होता है, n जो होता है किसी अकेले का नहीं होता, n जो होता है किसी अकेले का नहीं होता, वो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो जिस मीडियम में लाइट रे जा रही होती है तो उस हिसाब से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। जैसे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट रे जा रही है तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लेंगे, तो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लेंगे। तो सेम काम यहाँ पे जो हमने n लिख रखा है वो हमेशा तुम्हें यही दिखना चाहिए, 1 and 2 ही दिखना चाहिए। यहाँ लिखा हो, बुक में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, तुम्हें 1 and 2 ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो 1 and 2 तुम्हें यहाँ पे भी दिख रहा होगा, और इस 1 and 2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं। 1 and 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, n2 बाई n1 लिख सकते हैं। ठीक, अब इधर देखते हैं, n की जगह क्या रख दें सर, n2 अपॉन n1 रख देते हैं। n की जगह क्या रख दें, n2 अपॉन n1 रख देते हैं। थोड़ी सी और जगह बनाते हैं,
n की जगह क्या रख देते हैं, n2/n1 रख देते हैं। n की जगह n2/n1, n की जगह क्या रख रहे हैं, तो n2/n1 रख रहे हैं। तो n2/n1 रखने से क्या होगा, तो n की जगह n2/n1 रखोगे तो ध्यान से देखना, जब n की जगह n2/n1 रखोगे, जब n की जगह n2/n1 रखोगे, ये -1 चल रहा है, ठीक, तो क्या आ जाएगा, n2 - n1/n1 आएगा, ठीक, और अपॉन में r चल ही रहा है तो ये n1 के साथ क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक। इस n की जगह क्या रखोगे, n2/n1 रखोगे, माइनस में 1 है, ठीक, n1 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो n2 - n1/n1 और r नीचे पहले से था, ठीक। तो डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा, n2 - n1/n1r इज इक्वल टू, इस n की जगह पे फिर तुम्हें क्या करना है, फिर से वही काम करना है, n2/n1 रख देना है। इसकी जगह पे n2/n1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये v नीचे पहले से है, यहाँ पे एक और डिवाइडर बना देते हैं, n2/n1 भी पहले से -1/u है, तो 1/u ऐसे ही रहने दो। अभी n1 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो दोनों साइड में क्या कर ले, n1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय n1 इन बोथ साइड। दोनों साइड में हम लोग n1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब n1 का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में करेंगे, देखो यहाँ n1 का मल्टीप्लाई जब लेफ्ट साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, n2 - n1/n1r इंटू n1 इक्वल टू n2/n1v माइनस 1/u इंटू n1, ठीक। अब देखो इस n1 से इस n1 को मार देंगे, इस n1 से इस n1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला n1 ये वाला n1 से कैंसिल हो जाएगा। और जब इस वाले n1 का मल्टीप्लाई अंदर कराओगे तो देखो फर्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, n1 से n1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और दूसरे वाले में n1 था ही नहीं तो n1 ऊपर आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये n1 यहाँ से हटाते हैं, ये n1 यहाँ से हटाते हैं, और हमें पता चल चुका है कि फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला आएगा हमारे पास n2/v माइनस n1/u। तो देख लो भैया, एक बार फिर से देख लो, कौन सी सरफेस थी हमारे पास, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस थी, ठीक है। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले हमने टेंजेंट, फिर नॉर्मल, फिर उसकी इमेज हमने बनाई पॉइंट आई पे, ठीक है। किस प्रकार से पीछे लाइंस को जबरदस्ती बढ़ा के हमने मिलाया। उसके बाद फिर हमने क्या बताया, आपको 2 स्टेप ध्यान रखने हैं, केवल कितने स्टेप, 2 स्टेप ध्यान रखने हैं। कौन कौन से 2 स्टेप, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, फाइंड रिलेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। और सेकंड काम क्या करना है, इन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल के पुट द अल्फा वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन द रिलेशन, उस रिलेशन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख दी। तो जब हमने फिगर इतना चमकता धमकता हुआ बना लिया तो हमें पता चल गया अल्फा बीटा गामा के लिए रिलेशन कैसे निकालेंगे। रिलेशन कैसे निकालेंगे, वही ट्रायंगल वाली पुरानी प्रॉपर्टीज लगा के, जो क्लास 6 में ज्योमेट्री में पढ़ा करते थे अपन लोग, I = अल्फा प्लस गामा, R = बीटा प्लस गामा। फिर हमने क्या कहा, स्नेल्स लॉ, जो 12th में पढ़ा था, उसको भी तो थोड़ा अप्लाई करो, क्योंकि स्नेल बाबा है भाई, बाबा बाबा होते हैं, खिसिया जाएंगे तो क्या कर लोगे, है ना। 12th भी n = हम लोग जानते हैं sin I/sin r। जब एंगल बहुत बहुत छोटे होते हैं तो जो sin I होता है वो भी लगभग I के बराबर हो जाएगा, और जो sin r होगा वो भी लगभग r के बराबर हो जाएगा। और n = हम लोग लिख सकते हैं I/r। I की जगह बड़े आराम से हमने वैल्यू उठा के रख दी अल्फा प्लस गामा, r की जगह हमने बड़े आराम से वैल्यू उठा के रख दी बीटा प्लस गामा, I की वैल्यू रख दी, r की वैल्यू रख दी, यहाँ से हमने निकाला रिलेशन, ठीक है। गामा गामा हमने किया एक तरफ और बाकी जो बचा उसको एक तरफ, दोनों में से गामा कॉमन लिया, बचा हमारे पास n-1 = अल्फा माइनस n बीटा। उसके बाद जब वही हमारे पास ये रिलेशन निकल आया, उसके बाद हमने क्या किया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल दी, किसकी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली हमने। उसके बाद ये साइन कन्वेंशन आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस आपको रखना है। उसके बाद अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली, इक्वेशन में रखा, सॉल्व किया, इस प्रकार से हमें फॉर्मूला प्राप्त होगा।
आपको क्या करना है, इसको नोट करना है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल सिलेबस की एक एक हेडिंग पकड़ के मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। सारा का सारा सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ उधर, यहाँ वहाँ, इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जो ना समझ में आए कमेंट करिए, बिल्कुल एकदम बेहिचक डाउट पूछिए। हो सकता है मैं आपका डाउट सॉल्व करूं, या कुछ बच्चे ही हैं, बच्चे भी कुछ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है आपको, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।